नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले दैनिक करंट अफेयर या और वीडियो जो हैं आपको समय-समय पर मिलते रहें। हम सारे टॉपिक को धीरे-धीरे करके कवर कर रहे हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं कि आपको यही पूरा समझ में आ जाए, चाहे वो प्री के स्तर से हो, चाहे मेंस के स्तर से हो। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा गुप्त काल हम सीखने वाले हैं। कुछ चीज़ें स्लाइड में हैं, बाकी हम इसके अलावा पूरी जानकारी गुप्तकाल के बारे में आपको देंगे। इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? गुप्तकाल का उदय कैसे होता है? विस्तार कहाँ तक रहा? इनके महान शासक कौन-कौन से रहे? आपने विक्रमादित्य वगैरह सुने होंगे, तो विक्रमादित्य क्या है? ये भी जानेंगे। जैसे विक्रमादित्य जो है, उपाधि है, किसी का नाम नहीं है। कुल 14 विक्रमादित्य अब तक हुए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। इनकी राजनीति कैसी थी? इनके राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उपाधियाँ किसने क्या लीं? स्थापत्य का विकास कैसे लिया? कॉलेज बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं इनके, पढ़ेंगे, जानेंगे। अंत में देखेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ? आखिर क्या परिस्थितियाँ आईं, जो गुप्त काल को खत्म होना पड़ा? इतना अच्छा काल था कि इसको हम स्वर्णयुग बोलते थे, और स्वर्णयुग का भी अंत एक समय पर हो जाता है, तो देखेंगे वो भाई क्यों हो गया? तो वीडियो पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पूरा देखते रहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपकी तैयारी को मजबूत करने में थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। देखते हैं गुप्तकाल क्या है? इसको बोलते हैं हम भारत का स्वर्ण युग। यही सेम क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है हमारा गुप्तकाल। अब स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, तो कुछ तो खासियत रही होगी इसमें, है ना? कुछ तो ऐसा रहा होगा जो बाकियों में नहीं होगा। कुछ तो ऐसी इनकी स्थापत्य रही हो, चाहे अनुशासन रहा हो, चाहे राजनीति रही हो, चाहे इनका व्यापार रहा हो, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इनका सबसे अलग रहा होगा। तो वही चीज़ें हम समझेंगे इनकी। गुप्त काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का वह युग है, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में भारत ने विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। गुप्त वंश के शासकों ने एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। यह काल राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उत्कर्ष और ज्ञान विज्ञान के विस्तार का प्रतीक है। गुप्त काल में मेंस में भी प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो वहाँ पर हमें मेंस के लिए ऐसी ही भाषा प्रयोग करनी रहेगी, जिससे कि हम वहाँ पर अपना गुप्तकाल बेहतर तरीके से लिख पाएँ। जब हमारी देखिए भाषा अच्छी होगी, तो ही हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्ज़ामिनर हमें कोई व्यक्तिगत तो जानता नहीं, हमारी कॉपी, हमारी लेखनी, हमारी शब्द बताते हैं कि हम कौन हैं, उसी हिसाब से हमें सफलता मिलती है। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है, वो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। उदय कहाँ हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसे सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने का श्रेय उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली विवाह संबंध स्थापित किए। उनकी पत्नी कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, और इस विवाह ने गुप्त साम्राज्य को वैधानिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया। देखिए होता क्या है, आपकी ससुराल जो है, वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। यानी आपकी पत्नी यदि आपकी संपन्न परिवार से है, तो आपकी संपन्नता के योग बढ़ जाते हैं। यदि पत्नी अच्छी है तो, वैसे तो आजकल आप देख ही रहे हो। संपन्नता की योग मतलब आपका एक साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। इन्होंने क्या किया? मैरिज डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, विवाह संबंध, यही इन्होंने अपनाया। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया, जो कि राजकुमारी कहाँ की थी? लिच्छवी वंश की थी। अब कुमार देवी के पक्ष से इनको बहुत सपोर्ट मिला और धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता रहा। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए? श्रीगुप्त हुए। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। घटोत्कच आया 280 से 320 ईसा के आसपास। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर पूछेंगे, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, संस्थापक हो गए श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद अगर कोई आता है
तो वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। शादी किया इन्होंने कुमार देवी से। गुप्त संवत एक आया था, गुप्त संवत किसी ने शुरू किया? वो भी को चंद्रगुप्त प्रथम ने ही शुरू किया था। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, प्री में कई बार पूछा गया है कि गुप्त संवत से संबंधित प्रश्न की किसने शुरू किया। इसके बाद होता गया है, इनके जो पुत्र थे, चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 4 राजाओं के नाम होते हैं, उसमें से आपको एक सही लगाना होता है, तो वो समुद्रगुप्त हैं। उन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए और लगभग पूरे उत्तरी और मध्य भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार और शक्ति अपने चरम पर थी। इन्होंने समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि भी धारण की। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की सबसे ज्यादा उपाधियां रही हैं, कविराज भी इनको बोला जाता है। समुद्रगुप्त का जो उपासक, समुद्रगुप्त इन्होंने जो उपासना की है भगवान विष्णु की है। विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे ये संगीत प्रेमी भी थे। ऐसा अनुमान है कि उनके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हर्षेण था, तो इसलिए समुद्रगुप्त हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के नेपोलियन है भाई, इसलिए विष्णु के उपासक हैं, इसलिए परम भागवत की उपाधि धारण की, कविराज बने, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समुद्रगुप्त, अच्छा इसमें एक चीज और देखनी है, जो इनका नाम आया है ना परम भागवत, ये गया और नालंदा में जो अभिलेख मिले हैं उसमें से पता चला है। समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। इन्होंने 380 से 415 ईस्वी, जिन्होंने विक्रमादित्य के नाम से इनको जाना जाता है, ने गुप्त साम्राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक शिखर पर पहुंचाया। उनके शासन में उज्जैन में राजधानी बनी और इन्होंने साहित्य विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। देखो इनके जो शासक आए, ठीक है, उन्होंने कुछ न कुछ हमेशा, श्रीगुप्त ने स्थापना कर दी, प्रथम आए इन्होंने राज्य बढ़ाया, समुद्रगुप्त आए इन्होंने तो बहुत कुछ किया, नेपोलियन बन गए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो आते हैं, इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक आर्थिक शिखर तक पहुंचा दिया। अब होता क्या है, कोई भी जो साम्राज्य है उसके राजा ही उसको चरम पर ले जाते हैं। भाई एक राजा आया उसने कुछ किया, एक राजा आया उसने कुछ किया, एक राजा आया उसने कुछ किया। अब जब इनसे अगर हम शुरू करके देखते हैं यहाँ तक, तो ये थे दादाजी, ये हैं पोते जी। पोते जी ने उसी साम्राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया, उज्जैन को राजधानी बना दिया। इतने महत्वपूर्ण थे ये। शकों पर जब विजय मिली तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। साब जो है, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास इनके ही अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, छपड़क, फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट घटक पर, बराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे। ऐसे करके इनके पास प्रकांड विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कुमार गुप्त प्रथम था। इसके बाद होता क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है वो कुमार गुप्त ने ही बनाया है। अब देखते हैं इनकी प्रशासन और शासन प्रणाली। गुप्त साम्राज्य की प्रशासन प्रणाली संगठित और कुशल थी। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें देश कहा जाता था। साम्राज्य जो थे प्रांत थे और प्रांत का नाम क्या था, देश था। इन प्रांतों का प्रशासन राजाओं द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नरों के अधीन था। ग्रामीण स्तर पर प्रशासन का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता था। गुप्त शासक न्यायप्रिय थे, धर्म के प्रति सहिष्णुता रखते थे। वह हिंदू धर्म के अनुयायी थे लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते थे। उनके शासनकाल में धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक केंद्रों का संरक्षण किया गया है। ये जो शासक थे
ये सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देते थे। उनके जो अनुयायी होते थे, किसी भी शासक धर्म के मानने वाले हैं, तो इनको ये पूरा संरक्षण भी देते थे। कला और साहित्य की अगर हम बात करें, तो गुप्त काल कला और स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इस युग में मंदिर निर्माण शैली का विकास होता है। सबसे प्रसिद्ध गुप्त मंदिरों में मध्य प्रदेश का दशावतार मंदिर, देवगढ़ और भीतरगांव का मंदिर शामिल है। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि इनमें मूर्तियों और नक्काशी के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं का प्रदर्शन किया गया था। गुप्त काल की मूर्तिकला उत्कृष्टता का प्रतीक मानी जाती थी। अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी बौद्ध भित्ति चित्र गुप्त काल की अद्वितीय कृतियां हैं। भगवान बुद्ध और शांत ध्यान मुद्रा वाली मूर्तियां इस काल की विशेषताएं हैं। यानी गुप्त काल कई मामलों से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ये भी हमारे लिए बहुत सारी बनाई, भीतर गांव के मंदिर हैं या जो भी चीजें हैं, इसका भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया और इसको बनाया। मूर्ति वगैरह तेल जो आई हैं, इनके ही सहयोग से आई हैं। फिर हम देखते हैं साहित्य और विकास। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग रहा है। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता है, ने इस काल में अद्भुत रचनाएं की। उनकी प्रमुख कलाकृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में अन्य महान विद्वानों ने भी अपनी अमूल्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने शून्य की अवधारणा बनाई। शून्य की अवधारणा यहीं से आती है, गुप्त काल से आती है। पाई कामान यहाँ से आता है। पृथ्वी के गोलाकार होने की बात यहीं से आती है। बराहमिहिर, जिन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष में योगदान दिया, और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और शोषण कार्यों का पुनरुद्धार किया। बहुत सारे पॉइंट इससे हमें मिलते हैं। कैसे? शेक्सपियर कौन है? कालिदास। कृति कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। आर्यभट्ट यानी शून्य की अवधारणा कब मिली? गुप्त काल। पाई का मान कब मिला? गुप्त काल। पृथ्वी गोलाकार है कब पता चला? गुप्त काल। खगोल विज्ञान कब पता चला? गुप्त काल। ज्योतिष कब पता चला? गुप्त काल। यानी इनके काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता चलती हैं। इनमें एक चीज और थी, इनका जो व्यापारिक स्थल था वो उज्जैन था। उज्जैन में इनका ज्यादातर व्यापार मिलता है। अगर हम धर्म और संस्कृति की बात करेंगे, तो हिंदू धर्म ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और मंदिर निर्माण तथा मूर्ति पूजन का चलन बढ़ा। ये भी प्रश्न आता है कि मूर्ति जो पूजन होता है वो ज्यादातर कब से होता है? गुप्त काल से। ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिमूर्त स्वरूप को विशेष मान्यता मिली है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहन इसमें मिला था। नालंदा, तक्षशिला जैसे शैक्षणिक केंद्र गुप्त काल में ही मिलते हैं। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये हमने पहले पढ़ा है। यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के लिए मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई, विश्वविद्यालय बनवाए। एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली इनके समय में आई, इसलिए भी इनको स्वर्णयुग कहा जाता है। शून्य की खोज रही, वो भी इनके काल में हुई। मूर्ति, जैसे हम त्रिदेव आज मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये भी इनकी ही देन है, इनके ही बनाए हुए स्वरूप हैं। अर्थव्यवस्था व्यापार की बात करते हैं, तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग और व्यापार पर आधारित थी। इस युग में सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत की व्यापारिक गतिविधियां भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैली थी। भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों के माध्यम से राजा को आय प्राप्त होती थी। सिल्क रोड के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का व्यापार चीन, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ देशों में साझा होता था। इनके देखो विदेशी संबंध भी थे व्यापार के मामले में। चीन, रोम, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करते थे। जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था। इसके अलावा सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। एक हम इनकी पदावली और सिक्के जो इनके थे उस पर अलग से आपको वीडियो देंगे। जैसे हमने, आपको याद होगा, मौर्य युग का एक हमने पूरा वीडियो दिया है।
मौर्य काल का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उनकी जो प्रशासन की पदावली है, जो कि हमारे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वनडे एग्जाम में भी महत्वपूर्ण रहती है और आपका मेंस में भी महत्वपूर्ण रहती है। तो हमने पूरी वो दी है, मौर्य साम्राज्य जहाँ पढ़ाया है, उसके बाद एक वीडियो दिया है, उसमें सिक्के और पदावली। ऐसे ही इनका भी हम देंगे, गुप्त साम्राज्य के सिक्के और पदावली पर, जिससे कि वो चीज़ आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैनल से नए हैं, जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत की व्यापारिक गतिविधियां भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैली थी। कर इनके कौन कौन से थे? भूमि कर थे, व्यापार कर थे, ऐसे इनके कर थे। अच्छा, खेती जो इनकी थी वो 4 प्रकार से बटी हुई थी। क्षेत्र, कृषि करने वाली योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु, वास करने वाली भूमि को कहते थे। चरागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहते थे। सिल, ऐसी भूमि जो जुताई करने की योग्य नहीं होती थी। अपराहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए राहट या घट्टी यंत्र का उपयोग किया जाता है। राहट जैसे पूछा इन्होंने, तो राहट जो है सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। यही शब्दावलियाँ जो हैं, इनको हम एक साथ आपको संकलित करके देंगे, जिससे कि आप आसानी से उसको भी पढ़ सकें। चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लाभ क्या क्या होने वाले हैं? आपको संपूर्ण टॉपिक विश्लेषण मिलेगा, जो स्टैटिक जीके होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन पर हम सब्जेक्टिव वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं हम आसानी से हैं। कोशिश रहती है कि आपको यहीं पर याद हो जाए। इन चीज़ों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, वो भी हम यहीं हल कराते हैं। दैनिक करंट अफेयर आपको मिलता है, परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, सरकारी योजनाएं जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित है उनके बारे में बात करते हैं, बजट आता है उस पर बात करते हैं, अभी बजट आने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट वमेंट करते रहिएगा, जिससे एक हमें एनर्जी मिलती रहे कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। गुप्त काल इतना समृद्ध रहा, इतना अच्छा रहा, फिर भी इसके पतन के जो कारण रहे, तो हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी ने हूणों के आक्रमण को रोकने में सफलता पाई, लेकिन इसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। आंतरिक संघर्ष, प्रांतीय शासकों की विद्रोही प्रवृत्ति और आर्थिक गिरावट ने गुप्त साम्राज्य के पतन को और तेज कर दिया था। देखो, होता क्या है कि जितने शासक आए सब मजबूत हों, ये जरूरी नहीं है। इनके पास भी शुरुआत में बहुत मजबूत शासक रहे, किसी ने साम्राज्य बढ़ाया, किसी ने व्यापार बढ़ाया, किसी ने संस्कृति बढ़ाई, किसी ने कला बढ़ाई। फिर धीरे धीरे आक्रमण तो हमेशा होते रहे, कुछ कमजोर शासक आए, जिसके चलते चलते गुप्त काल कमजोर हो गया। मंदिर इनके काल में बहुत बने, विष्णु मंदिर बना, शिव मंदिर बना, पार्वती मंदिर बना, दशावतार देवगढ़ वाला मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर बना, ईंटों से निर्मित है। भीतर गांव का मंदिर जो है वो ईंटों से बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा गुप्त काल की और बहुत सारी अभी बातें हैं, जो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम पदावली और सिक्के और इनकी जो संस्कृति है, यानी मंदिर है, कौन कौन सा मंदिर कहाँ बना, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें और आप उसको याद रख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।